जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज से एक न्यू बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस न्यू बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को इस बैच के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं क्लियर कर देता हूं। तो देखिए, इस बैच में बिहार पुलिस के लिए अभी इस चैनल पर 2 क्लास चलेंगे। एक रात 8 बजे की क्लास जिसमें 75 नंबर के लिए कंप्लीट जीके जीएस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होगा, और दूसरी क्लास रात 8:30 बजे की है जिसमें स्पेशल जनरल साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चलेगा। और रही बात मैथ्स और हिंदी व्याकरण की, तो सप्ताह में 2 से 3 दिन उसका भी क्लास करा दिया जाएगा। अभी आपको केवल और केवल जीके जीएस पर फोकस करना है, क्योंकि अगर आप जीके जीएस में अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो ये बिहार पुलिस का एग्जाम निकालना आप लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं इस एग्जाम में 100 प्रश्नों में से 75 नंबर जीके जीएस से ही पूछा जाता है। इसलिए अभी आप लोग केवल और केवल जीके जीएस पर फोकस कीजिए। तो चलिए, आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और देखिए, आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को का मुख्य कार्य है शिक्षा और विज्ञान का अनुसंधान व प्रसार करना। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए, यूनेस्को की बात करें, पूछा जाता है यूनेस्को की स्थापना कब होती है? तो 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना होती है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। आगे देखिए, घरेलू मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोग का समूह कौन सा है? यानी कि घरेलू मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग कौन कौन सा है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आंसर बताइए। तो देखिए, दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, घरेलू मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग कौन कौन सा है? तो टाइफाइड, पेचिस, क्षय, ये सभी रोग जो है घरेलू मक्खियों के द्वारा फैलता है। अब देखिए, यहाँ से एग्जाम में अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है कि विषाणु से कौन कौन सा रोग होता है, जीवाणु से कौन सा रोग होता है, प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है। तो चलिए सभी को बता देते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए, लिख लीजिए, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा, चेचक, रेबीज, एड्स, ये सभी जो है विषाणु यानी कि वायरस से होने वाला रोग है। अब चलिए बात करते हैं जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है। तो हैजा, टिटनस, प्लेग, ये सभी जीवाणु से। और प्रोटोजोआ से कौन सा होता है? तो मलेरिया, कालाजार, पेचिस, ये सभी जो है प्रोटोजोआ से होता है। और मलेरिया रोग जो होता है कौन से प्रोटोजोआ से? तो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ है, उसी के कारण मलेरिया रोग होता है। वह जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता है वह कौन सा जीव है? चलिए, आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वह जीव कौन सा है जिसमें हरित लवक पाया जाता है? तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। युगलिना में हरित लवक पाया जाता है। और देखिए, हरित लवक की बात करें तो हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि पादप कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? तो हरित लवक को। नोट कर लीजिए। आगे देखिए, पाणिनि प्रसिद्ध विद्वान थे। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। पाणिनि प्रसिद्ध विद्वान थे। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे पाणिनि। तो जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और अष्टाध्यायी जो पुस्तक है इसकी रचना पाणिनि ने ही किया था। संसद में किसी सदस्य द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न यदि तारांकित हो तो उसे किस प्रकार का उत्तर मिलेगा? तो चलिए इस प्रश्न का आंसर बता देते हैं, आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए। देखिए, संसद में
अगर किसी सदस्य द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न यदि तारांकित होगा तो उसको किस प्रकार का उत्तर मिलेगा? मौखिक उत्तर मिलेगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए सी ऑप्शन में है शून्यकाल। तो ये शून्यकाल क्या है? तो देखिए प्रश्न काल के ठीक बाद के काल को शून्यकाल कहा जाता है और शून्यकाल जो है ये 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे दिन तक चलता है। आपसे पूछा जाएगा शून्यकाल किसकी देन है? तो शून्यकाल जो है ये भारत की देन है। अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष जिसको शॉर्ट में यूनिसेफ कहा जाता है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? चलिए 6 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो 6 का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। आसियान का मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ पर है? तो जकार्ता में है। जिनेवा में किसका मुख्यालय है? तो WHO, WTO इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। अब WHO की बात करें तो पूछा जाता है इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बिहार पुलिस 2023 के लिए ये क्लास टाइमिंग लिखा हुआ है। तो जितने भी अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए ये जो शाम 7:30 बजे की क्लास है, अगर आप लोग बिहार पुलिस के लिए करंट अफेयर्स या फिर टॉपिक वाइज GK GS की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर कर सकते हैं। ये मेरा दूसरा चैनल है। इस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ध्यान दीजिए सभी क्लास के PDF प्लस नोट्स टेलीग्राम पर दिए जाते हैं बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिए। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस प्रदेश में कुंडा परियोजना स्थित है? चलिए आप सभी 7 के लिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में कुंडा परियोजना स्थित है? तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? याद कर लीजिए ऑप्शन सी, कुंडा परियोजना जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब चलिए यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट परमाणु ऊर्जा केंद्र बताते हैं, नोट कर लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछे तो गुजरात में है। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान में है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में है। और एक लास्ट में है तलचर ताप विद्युत केंद्र जो कि उड़ीसा में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परमाणु ऊर्जा केंद्र है, आप लोग नोट कर लीजिए। किस देश की मुद्रा दिरहम है? चलिए आप सभी 8 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए रात 8:30 बजे की क्लास जिसमें स्पेशल जनरल साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चलेगा, ये क्लास कल से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? किस देश की मुद्रा दिरहम है? तो याद रखिएगा मोरक्को। आगे देखिए किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है? चलिए आप सभी 9 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय क्रांति की माँ मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब चलिए एनी बेसेंट की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और सरोजनी नायडू की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। आगे देखिए सूर्य और चंद्रमा के विषय से संबंधित कुछ शब्द किसके सिक्के पर छपे थे? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। तो ध्यान दीजिए सूर्य और चंद्रमा के विषय में संबंधित कुछ शब्द जो है अकबर के सिक्के पर छपे थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। और अकबर के शासनकाल को साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। अकबर का मकबरा पूछा जाता है सिकंदरा में है।
शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध पैगोडा कहाँ बनाया गया है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध पैगोडा ये चीन में बनाया गया है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। आगे देखिए, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो यहाँ पर 12 का आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया था? ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर बताइए। तो यहाँ पर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ये बलबन ने आरंभ करवाया था। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। बलबन ने और क्या करवाया था? याद रखिएगा, राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा पूछा जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं सिजदा एवं पैबोस, ये जो प्रथा है इसकी शुरुआत बलबन के द्वारा ही किया गया था, ध्यान रखेंगे। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है 15वीं और 16वीं शताब्दी में। और भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो लिख लीजिए आचार्य रामानुज। पूछा जाता है एग्जाम में, आचार्य रामानुज कौन थे? तो याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। विश्वविख्यात कोहिनूर हीरे को हुमायूं ने किस शासक से प्राप्त किया था? चलिए आप सभी 15 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। और देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। तो यहाँ पर 15 का आंसर क्या होगा? विश्वविख्यात कोहिनूर हीरे को हुमायूं ने ग्वालियर के शासक से प्राप्त किया था। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। और हुमायूं से संबंधित है हुमायूंनामा, जिसकी रचना किया है गुलबदन बेगम ने। निम्नलिखित में से किसके साथ वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किया था? चलिए आंसर बताइए। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? तो याद रखिएगा, जमींदारों के साथ। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आप देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल या फिर वायसराय भारत में मारा गया था? चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो एकमात्र थे ये जो कि भारत में मारा गया था। और आपको याद होगा, लॉर्ड मेयो के ही काल में 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। और 10 के आधार पर यानी कि नियमित जनगणना पूछे तो 1881 में होती है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, किस दौरान जोड़ा गया? फटाफट से आंसर बताइए, किस दौरान जोड़ा गया? और सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो दोनों याद रखना है। फिलहाल यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। इस दौरान गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। और सबसे पहले गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने, ध्यान रखेंगे। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने, सभी को ध्यान रखेंगे। भगत सिंह को फांसी की सजा किस अपराध के लिए दी गई थी? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है।
मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ भगत सिंह ने क्या किया था। तो देखिए, भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को, ध्यान रखेंगे 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इन्होंने क्या किया था, तो पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को, दोनों याद रखेंगे, 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। तो आपको बताना है कि भगत सिंह को फांसी जो दिया गया था किस अपराध के लिए दिया गया था। ऑप्शन डी में और ऑप्शन ए में दोनों लिखा हुआ है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार 1907 में प्रदर्शित किया गया। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है तो 3:2 के अनुपात में होता है। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने, ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रगान जो कि जन गण मन है पहली बार कब गाया गया था? तो याद रखिएगा, राष्ट्रगान जन गण मन को पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1911 में हुआ था, इसमें पहली बार गाया गया था, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था। भी आकार की घाटी का निर्माण जो है ये युवा नदी द्वारा होता है, याद कर लीजिए। चक्रवातों की उत्पत्ति सर्वाधिक संख्या में कहाँ पर होती है? तो दोस्तों, चक्रवातों की उत्पत्ति जो है सर्वाधिक संख्या में 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होती है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। आगे देखिए, डॉगर बैंक कहाँ पर स्थित है? चलिए 23 के लिए आंसर बताइए, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। डॉगर बैंक कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, डॉगर बैंक जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और विश्व की सबसे गहरी खाई जो कि मैरियाना गर्त है, ये किस महासागर में है? तो याद रखिएगा, प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है। माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो यहाँ पर 24 का आंसर क्या होगा? तो माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? तो न्यूजीलैंड। आगे देखिए, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहलाती है, कहाँ पर? हरिद्वार में, ऋषिकेश में, रुद्रप्रयाग में या फिर डी देवप्रयाग में। चलिए आंसर बताइए। और जितने भी प्रश्न आपके इस प्रैक्टिस सेट में सही होंगे आपको कॉपी में लिखते जाना है। फिर सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहलाती है, कहाँ पर? तो याद रखिएगा, देवप्रयाग में। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, देवप्रयाग में। और गंगा और ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा, ध्यान रखेंगे। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? चलिए आप सभी 26 के लिए आंसर बताइए। अभी हमने आपको बताया कि जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। तो यहाँ पर 26 का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 1950, ध्यान रखेंगे। जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, याद रखिएगा, गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर 27 का आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू। और किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। और सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। और इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरोजनी नायडू ने। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है?
तो देखिए दोस्तों, भारत का सॉलिसिटर जनरल जो है एक न्यायिक अधिकारी होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, एक न्यायिक अधिकारी। और महान्यायवादी की नियुक्ति पूछे कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, पूछा जाता है, याद रखिएगा। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, तृतीय पंचवर्षीय योजना। डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः अवस्था में पहुंचाना था। इसे ध्यान रखेंगे। जीएनपी और एनएनपी के मध्य अंतर है, किसके समान अंतर है? आंसर बताइए। तो देखिए, जीएनपी और एनएनपी के मध्य अंतर है पूंजी अवमूल्यन के समान। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, पूंजी अवमूल्यन के समान। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ से आपको कुछ प्रश्न बताते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो नोट कीजिए, दादा भाई नौरोजी ने। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नोट करेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? चलिए आंसर बताइए। भारत जो है किस देश को सबसे अधिक लौह अयस्क देता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, जापान। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है जापान। और अगर आपसे पूछे कि भारत जो है सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पर व्यय करता है, तो याद रखिएगा पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत जो है सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का जो व्यय करता है पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? मानव विकास सूचकांक, शॉर्ट में HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये किस अर्थशास्त्री की देन है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या है, महबूब उल हक। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, इसको याद कर लीजिए। और अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो डायनेमो का अर्थ क्या है? तो देखिए, डायनेमो क्या करता है, ये मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 33 का? तो याद रखिएगा ए ऑप्शन, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक, इसका मतलब विद्युत, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नोट कर लीजिए, डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और बताते हैं, जैसे विद्युत मोटर पूछे तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे देखिए, कंप्यूटर का दिमाग क्या है? तो कंप्यूटर का दिमाग क्या है? यहाँ पे आंसर क्या होगा, CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारी जल एक प्रकार का क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारी जल का अणुसूत्र जो कि D2O होता है और इसका आणविक द्रव्यमान 20 होता है, जबकि साधारण जल का अणुसूत्र H2O होता है और इसका आणविक द्रव्यमान 18 होता है। तो भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक। मंदक की भांति कार्य करता है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो विटामिन ए से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी को बता देते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, ये यकृत में संचित रहता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए की खोज किसने किया था? तो मैकुलन। आप लोग भी लिखते जाइए, विटामिन ए की खोज किसने किया था? मैकुलन। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है?
तो रतौंधी और जीरोफ्थेल्मिया, रतौंधी और जीरोफ्थेल्मिया ये रोग होता है। और विटामिन ए का स्रोत क्या है, तो दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली, यकृत तेल में विटामिन ए रहता है। देखिए मछली के यकृत तेल में विटामिन डी भी होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है और ध्यान दीजिए विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत होगा वो गाजर होगा। चलिए आंसर बताइए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या फिर किसके लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु। और इसकी शुरुआत कब होती है, 1985 में। दिल्ली के सिंहासन पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन सी थी? तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही सिंपल है, कौन सी थी? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि कौन थी, रजिया सुल्तान, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को शेयर करें। कल से हम लोग साइंस के प्रश्नों का भी प्रैक्टिस करेंगे। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पन। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, याद कर लीजिए। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद अशोक। और मौर्य वंश का सबसे आखिरी शासक कौन था? वृहद्रथ। वृहद्रथ। और वृहद्रथ की हत्या किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश के संस्थापक थे। तो इस प्रकार से मौर्य वंश के बाद कौन आया? शुंग वंश। कनिष्क के शासन काल में कला की एक नई शैली का जन्म हुआ, उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उसको क्या कहा जाता है? गांधार कला। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब कनिष्क की बात करें तो कुषाण वंश का ये शासक था कनिष्क। और कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था, ध्यान रखेंगे। और कनिष्क के दरबार में ही रहते थे चरक। पूछा जाता है चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में चरक ने चरक संहिता की रचना की है। अब कुषाण वंश की बात कर लेते हैं। तो कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वसुदेव। नोट कर लेंगे, वसुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो संतूर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, उनका फरवरी 2022 में निधन हो गया? तो नाम क्या था बताइए। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। भारत की स्वर कोकिला, न कि भारत कोकिला। भारत कोकिला तो सरोजिनी नायडू को कहते हैं, लेकिन भारत की स्वर कोकिला पूछे तो लता मंगेशकर। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ये अधिकार है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे। अब राष्ट्रपति से संबंधित आपको 2 से 3 आर्टिकल और बताते हैं। आर्टिकल 60 इसमें क्या है, तो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 60 में। 61 में क्या बताया गया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। आर्टिकल 72 में क्या बताया गया है, तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति के बारे में। इन सभी को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है और कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ये 1526 में। दूसरा युद्ध 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। दिल्ली का अंतिम
हिंदू शासक कौन था? तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते हैं इसका उत्तर। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद्र विक्रमादित्य। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो यहाँ पर 46 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 56वां संविधान संशोधन द्वारा। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का, और जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम है। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो चलिए दोस्तों, श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो यहाँ पर जो ये बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? तो पॉइज, याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40। आप लोग भी फटाफट से आंसर बताइए। मैं ही राज्य हूँ, ये शब्द किसका था? ये प्रश्न भी बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। तो मैं ही राज्य हूँ, ये शब्द किसका था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लुई 14वां का। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? देखिए, नेपोलियन से ध्यान रखना है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 में। 1789 में क्या होती है? तो फ्रांस की राजक्रांति। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो ये भी बहुत ही सिंपल है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखना है, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। हिंद स्वराज की रचना किसने किया? तो ध्यान दीजिए, हिंद स्वराज की रचना किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 1854 में। और मुंबई को ध्यान रखना है, ये भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई, जबकि भारत की राजधानी नई दिल्ली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर 54 का आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। और आपको याद होगा पुर्तगालियों में भारत आने वाला कौन था? तो वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, WB और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दोनों का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन में है, वॉशिंगटन में। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? और देखिए, कमेंट करके आप सभी को अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक बताना है। तो देखिए, भारत में पहला छापाखाना ये कहाँ पर लगाया गया? तो इसका सही जवाब है गोवा में। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, गोवा जो है पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूर आंसर करना है। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो दोस्तों, बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? तो 1971 में। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। मुद्रा क्या है? टका। विद्युत हीटर का तापीय अवयव होता है? बिल्कुल 10th आधारित प्रश्न है, आंसर कीजिए। तो विद्युत हीटर का तापीय अवयव जो होता है ये होता है नाइक्रोम। और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ये बना होता है टंगस्टन का। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो यानी कि जनरेटर, और इससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है?
तो देखिए अभी हमने आपको बताया डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और ये जो है डिश धारा इससे प्राप्त होता है, डायनेमो से ध्यान रखेंगे। और ट्रांसफार्मर पूछे तो प्रत्यावर्ती धारा। वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का प्रावधान संविधान की किस धारा में वर्णित है? इनको अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।